नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया था और लेक्चर 1 में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है वो जाना था। उसके अलावा इस अध्याय में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मुख्यतः पढ़ना था, परंतु उसके अलावा जो बाकी 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन थे उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। और आज से जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम ये जानेंगे कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमें चाहिए तो चाहिए क्यों। ठीक है, हमें क्यों वो अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें क्यों चाहिए, वो हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यूनाइटेड नेशन है, यूनिसेफ है, यूएन एनवायरनमेंट है, तो आसियान का यहाँ पे देख लीजिए। तो अलग अलग जो आप बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके आपको लोगो दिखा रखे हैं। चलिए, अब जहां पर ये टॉपिक शुरू होता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्यों आवश्यकता है, उससे ऊपर एक आप लोगों के लिए एक इमेज के साथ एक कहानी बता रखी है, उसको देखते हैं। जून 2006 के इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। तो ये देखिए, जैसे इजराइल है, ठीक है, और इजराइल की ताकत और इजराइल की सैन्य ताकत के बारे में आपने काफ़ी बहुत सुन रखा होगा कि इजराइल काफ़ी बड़ा देश और हर तरफ इजराइल के दुश्मनों से इजराइल घिरा हुआ है, परंतु फिर भी इजराइल काफ़ी ताकतवर बनकर के है। तो जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला करा और इजराइल का ये कहना था कि जो उग्रवादी गुट है हिजबुल्लाह, उस पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यह अटैक जरूरी था। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए, कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाकों पर इजरायली बमबारी की चपेट में आए। अब भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए, ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में जो आम नागरिक है, जो सिविल सिटीजन्स है, वो मारे जाते हैं। और जो सार्वजनिक इमारतें हैं, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होती है और जो रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर भी बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर ही वापस हो सकी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने शांति स्थापित करने के लिए बहुत बाद में जाकर के एक प्रस्ताव जारी करा, जो कि अगस्त में, और फिर फाइनली अक्टूबर तक इजरायली सेना वहां से हट जाती है। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, तो जो वहां पर आपको कार्टून दे रखे हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। कार्टून्स में अभी कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में रीजन ये है कि कार्टून्स का जो एक एक किताब का जो कार्टून्स है उन सबको अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें समकालीन विश्व राजनीति की किताब के जो सारे कार्टून्स हैं उनको एक साथ कवर कर लेंगे। स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में जितने भी कार्टून्स हैं उनको भी एक साथ कवर कर लेंगे। जैसे कुछ बोर्ड्स में होता है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जनरली सीबीएसई तो पूछता है, तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो अपन कार्टून्स एक साथ कवर करेंगे किताब के, जिससे कि आपको एक याद रहे कि हाँ, ये वाला कार्टून सर ने पढ़ाया था, ये वाला कार्टून सर ने पढ़ाया था, ऐसा। अभी तो आप चैप्टर के साथ पढ़ोगे तो आप तो क्या मेन जो थ्योरी है उसको याद रखोगे, कार्टून तो याद ही नहीं रहेगा कौन सा कार्टून बनाया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी अब हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। ठीक है, ऐसे काफी कारण हैं जहां पर हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत महसूस होती है। तो ऐसे कौन कौन से कारण है, ऐसी कौन कौन सी समय है जब हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत होती है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। चलिए, तो अमूमन जिसको यूएन कहा जाता है, ठीक है, आम भाषा में जिसको क्या कहा जाता है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, या जिसको क्या कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग कहते हैं, या यूएनओ कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो कहे जाने वाला जो संगठन है उसको विश्व भर के जो बहुत से लोग हैं वो एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। मतलब दुनिया के काफी लोग ये मानते हैं कि यूएनओ का होना बड़ा आवश्यक है, बड़ा जरूरी है। और जैसे कि हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक संगठन बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन, परंतु लीग ऑफ नेशन को जो कार्य सौंपा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा भयंकर विश्व युद्ध कभी दुनिया में वापस ना हो, परंतु प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा
ज्यादा जो खतरनाक युद्ध हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया और लीग ऑफ नेशन की जगह एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, या जिसे शॉर्ट में यूएन भी कहा जाता है और हिंदी में उसको संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भी यही जिम्मेदारी रखी गई कि विश्व में वापस इस प्रकार के हमले, इस प्रकार की गतिविधियां ना हो और पूरा विश्व एक साथ मिलजुल करके शांति के साथ अपना जीवन जी सके, ऐसा विश्व हमें बनाना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ी भूमिका निभाई और बड़ी भूमिका में हमने ये देखा कि शीत युद्ध का जो दौर था उस शीत युद्ध को रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदलने दिया, जहां पे खून खराबे वाली लड़ाई होती है, जहां पे जो युद्ध होते हैं विश्व युद्ध जैसे युद्ध हुए उन युद्धों में बदलने से रोका। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बड़ी भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है और इसलिए दुनिया के अधिकतम लोग ये मानते हैं कि ये एक अनिवार्य संगठन है और इसका होना बड़ा ही आवश्यक है। और यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसमें भारत कब जुड़ जाता है? 30 अक्टूबर 1945 को इसमें भारत जुड़ जाता है। 6 दिनों के बाद इसमें जुड़ जाता है। टोटल 51 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश होते हैं, मतलब उन्होंने मिलकर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी, मतलब सबसे पहले 51 उन्होंने साइन करे। अगर 6 दिन पहले भारत मिल जाता तो भारत भी इसका संस्थापक देशों में से एक होता। यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। तो ये जो संगठन है जिसका नाम यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये उनकी नज़र में, किनकी, जो लोग ये मानते हैं कि ये जो यूएन संगठन है ये बड़ा अनिवार्य है, ऐसे संगठन होना बड़ा जरूरी है, तो उनकी नज़र में ये कैसा शांति का प्रतीक है कि वह शांति है और प्रगति के प्रति मानवता की आशा है और मतलब लगातार निरंतर हम प्रोग्रेस करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, विकास होता रहे, इस ये जो मानवता के प्रति कि हमारी एक आशा है, विश्वास है, उसका प्रतीक है कि लगातार प्रगति होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी, विश्व में मानवता में शांति बनी रहेगी। इस बात का प्रतीक है क्या? कौन सा संगठन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ का आपको लोगो दिखा रखा है। यूएनओ को लोगो में आप देखिए कि पूरा ये वर्ल्ड को कवर कर रखा है। ये ऑलिव लीव्स मानी जाती है जो कि एक शांति का प्रतीक इनको माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन है, या हम ये कहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संगठन है या जो सबसे बड़ा संगठन है जिसके बारे में अब हमें इस पूरे अध्याय में पढ़ना है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। देखिए, आपने अभी जो IMF पढ़ा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़ा है, विश्व बैंक पढ़ा है, विश्व व्यापार संगठन पढ़े हैं, या इससे पहले आसियान पढ़ा, शार्क पढ़ा, यूरोपियन यूनियन पढ़ा, या जैसे अभी आपने देखा कि कुछ दिनों में भारत में G20 की बैठकें हुई। तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो संगठन है, या G7 की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, तो ये जो अलग अलग जो संगठन है ना, इनमें आप देखिएगा कि कुछ देश जुड़े हुए हैं, कुछ हटे हुए हैं। आप G20 में 20 देशों का ग्रुप है, सार्क में साउथ एशिया वाला ग्रुप है, आसियान में साउथ ईस्ट वाला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में भी देखेंगे, वर्ल्ड बैंक में, IMF में वैसे काफी देश जुड़े हैं पर फिर भी कुछ छूटे हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन में कोई मानता है तो मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। परंतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संगठन है, जो कि एकमात्र ऐसा संगठन है जहां पे लगभग विश्व के सभी देश जुड़े हुए हैं और सभी उसके जो नियम कानून कायदे हैं उसको मानते हैं और अपने देश का उसी के अनुसार विकास, प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। आइए यहां ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। अब यहां पर हम दो लोगों के विचार पढ़ने जा रहे हैं जिनको इस संगठन के जो अंदरूनी कामकाज है उसकी पूरी जानकारी है कि संगठन किस प्रकार से कामकाज करता है, किस प्रकार से ये पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेग हैमरगोल्ड की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक है, महासचिव वहां की सबसे बड़ी पोस्ट है। यूनाइटेड नेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो महासचिव की होगी, जनरल सेक्रेटरी की होगी। तो जो दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने डेग हैमरगोल्ड, वो डेग हैमरगोल्ड क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे डेग हैमरगोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषता को बताते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है, ये जो संगठन बनाया गया है, ये मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है कि मतलब
कुछ भी नहीं होगा विश्व में, छोटी मोटी नोकझोंक भी नहीं होगी, ठीक है, छोटे मोटे झगड़े भी नहीं होंगे, छोटी मोटी हिंसाएं भी नहीं होंगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, पूरा शांति हो जाएगी। बिल्कुल जो स्वर्ग वाला जो जीवन कहते हैं कि वहां बिल्कुल शांति 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 है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, परंतु जो नर्क है, नर्क की स्थिति क्या है कि वह बहुत बुरी स्थितियां होती हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। मतलब ये कहते हैं कि अगर जो टॉप लेवल है जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं, और जो सबसे वर्स्ट लेवल है, जो सबसे खराब लेवल है जिसे हम लोग नरक कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर यहां तक भी नहीं पहुंचा सके ना, तो कम से कम यहां तक तो नहीं जाने देंगे। इससे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। खराब में ले जाने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है कि आपको खराब में नहीं जाने देंगे, इस विश्व को खराब नहीं होने देंगे, जो सभी देश उनको मिलजुल करके भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का मैसेज देंगे। ऐसा कहना किसका है? डेग हैमरगोल्ड का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं शशि थरूर की। शशि थरूर जी का आपने नाम सुना होगा, भारत के नेता हैं, भारत में बड़े पॉलिटिशियन के नाम से जाने जाते हैं, और कहा जाता है इनकी इंग्लिश बिल्कुल हाई लेवल की इंग्लिश है, गजब की इंग्लिश है शशि थरूर जी की। तो शशि थरूर जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक और सूचना संचार के सचिव रहे, मतलब वहां पर इनकी भी पोस्ट थी। अब ये क्या कहते हैं? बत कही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या ये बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे के सर खाए, बन सब लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। देखिए अब शशि थरूर क्या कहते हैं। शशि थरूर यहाँ पर कहते हैं कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो दनादन भाषण चलते हैं, खूब बात कही होती है। और क्या कहा? बत कही की चौपाल। बत कही की चौपाल मतलब ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, और बत कही मतलब अपनी बातें करने लग जाते हैं। वो अपनी बात बता रहा है, वो अपनी बात बता रहा है, अरे यार देख मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे घर में ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे चाय की चौपाल होती है, चाय की दुकानों पे लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर राजनीति की भी बात करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने परिवार की भी बात करने लग जाएंगे, समाज की भी बात करने लग जाएंगे, बच्चों की भी बात करने लग जाएंगे। तो जब लोग वहाँ बैठते तो अपनी सारी बातें करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने क्या कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या है? बत कही की चौपाल है। मतलब क्या है? यहाँ पर जो देश जुड़े हुए हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, वो यहाँ पर अपने विचार रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है, अपनी बातें रख करके अपने विचार रख करके दुनिया के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने उन्होंने जो बड़ी उपलब्धि हासिल करी है उनको रखते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि खूब बैठकें यहाँ पर होती है और उसमें दनादन भाषण होते हैं। खास करके कब? जब आम सभा जो है, जिसे हम महासभा भी कहते हैं, उसके वार्षिक सत्र में जितने भी देश जुड़े हुए हैं उन सबके जो राष्ट्र अध्यक्ष मतलब जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने भाषण देते हैं, अपने देश के बारे में बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर कुछ आवश्यकता मदद चाहिए तो वो भी मांगते हैं। अब यहाँ पे शशि थरूर बोलते हैं कि जैसे चर्चिल कहा करते थे। चर्चिल कौन है? विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चर्चिल क्या कहते थे कि जो इज बेटर देन वॉर, ठीक है। जो का मतलब क्या होता है? ये जो जबड़ा इसको है जो कहा जाता है, ठीक है, मतलब JAW, इसको जबड़ा कहा जाता है। और इससे मतलब क्या हम बोलते हैं, तो वो क्या कहते थे? और वॉर तो लड़ाई, मतलब लड़ाई से अच्छा है कि हम बातचीत से किसी बात को सुधार ले। तो क्या कहते हैं चर्चिल? हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। मतलब हथियार लड़ाने से बेहतर है कि हम जबान लड़ा लें। मतलब हथियारों में तो क्या होगा, हम एक दूसरे को मारने की बात करेंगे। जबान लड़ाओ, जबान से आपको जो बोलना हो, जितना कुछ करना हो वो करो, पर हथियारों का इस्तेमाल मत करो, ऐसा चर्चिल का कहना था। और चर्चिल की बात को शशि थरूर जी ने यहाँ पर क्योट करके कहा कि चर्चिल कहा करते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए, और संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बैठ करके अपनी जबान लड़ा सकते हैं, हम अपने जो चर्चा है वो चर्चाएं कर सकते हैं, हम अपनी समस्याएं रख सकते हैं, उन समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं। क्या ये बात बेहतर नहीं हो कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से? तो यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या बेहतर नहीं, क्या एक अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं, और कभी कभार लोग अपने जो देश हैं बाकी सब देश एक दूसरे के सर खाएं, मतलब बातें करें, उनको परेशान करें, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया।
ये किसकी तुलना में अच्छा है कि वो युद्धों में, लड़ाइयों में एक दूसरे का सर कलम कर दे, मतलब हटा दे, उनके सर काट दे। तो उससे अच्छा है कि एक स्थान पे बैठे और वो एक दूसरे के सर खा लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब एक दूसरे से जबान से लड़ाई लड़ा ले, वो अच्छा है, ऐसा शशि थरूर जी का कहना था, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने कहा है। ये दोनों उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वह महत्वपूर्ण जरूर है। देखिए अभी जो दोनों उदाहरण है वो क्या बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है। मतलब हर मर्ज की दवा नहीं है, मतलब हर समस्या की दवा या हर समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, यूनाइटेड नेशन नहीं है। बहुत सी बार क्या है, ऐसा सोच लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ उसने ऐसा नहीं करा, संयुक्त राष्ट्र संघ उसने ऐसा नहीं करा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ होने का मतलब ये नहीं कि कोई समस्या ही नहीं होगी। जैसे कि डेग हैमरगोल्ड क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की तरफ ले जाने वाला नहीं है, पृथ्वी को नरक से बचाने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि समस्या होंगी नहीं, हाँ, पर समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। तो सबसे पहली तो आवश्यकता हमें क्यों है, सबसे पहली आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की इसलिए है कि वह युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। ठीक है, युद्ध के समय में, ठीक है, और शांति के मामलों में इन चीज़ों को लेकर करके क्या है, मदद करते हैं कि वे जो युद्ध है वो ना हो और ज़्यादा शांति विश्व में स्थापित हो। वे देशों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, ये क्या कर रहे हैं, देशों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सके। और इसलिए क्या है, हम एक बेहतर जीवन, एक अच्छा जीवन जी सके। ये जैसे पूरी दुनिया दिखाई है और पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों के झंडे दिखाए हैं, और ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। तो देशों के बीच में मनमुटाव और झगड़े होते हैं, देखिए हर देश के बीच में होते हैं। और जैसे अपन ने समकालीन दक्षिण एशिया में देखा था कि जैसे भारत की स्थिति पावरफुल है और भारत के जो आस पास उसके जो छोटे देश हैं उनको ऐसा लगता है कि भारत हमारा गलत प्रयोग कर सकता है, भारत हमारा फायदा उठा सकता है, तो थोड़ा सा भारत के साथ उनके झगड़े मनमुटाव हैं। ठीक है, तो मनमुटाव हर देश के आस पड़ोस वालों के साथ, दूसरे देश के साथ थोड़े छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, परंतु मनमुटाव का और झगड़ों का मतलब ये नहीं है कि चलो हम युद्ध ठान लें, हम लड़ाई लड़ लें। जैसे आज एक बात बताइए, अपना एक परिवार होता है, अब आज परिवार में अपन भाई भाई भी छोटी मोटी बातें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भाई बहन के बीच में भी होता है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तलवार उठाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, लड़ाई करना शुरू कर दें, नहीं करते हैं ना, हम बातचीत ही करते हैं। फिर जो हमारे घर में बड़े होते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें समझाते हैं बेटा भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे भाई बहन को नहीं लड़ना चाहिए, ये बातें समझाते हैं और बात को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो अब जो पूरा विश्व है वो भी तो परिवार ही है। जैसे कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, जैसे अभी पूरी G20 में छाया रहा वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था जैसे कि G20 और फिर नीचे वसुदेव कुटुंबकम भारत 2023 इंडिया। ठीक है, तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो जैसे हम अपने परिवारों में जो झगड़ा होता है उसमें लड़ाइयों में नहीं करते, हम तलवारें नहीं निकालते, हम हिंसा नहीं करते, उसी प्रकार से हमें पूरे विश्व में भी क्या है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि देशों के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वैर विरोध के कारण युद्ध ठान लिए जाए या झगड़े कर लिए जाए। इसकी जगह क्या है, जो विभेद के मसले हैं, मतलब जिन चीज़ों पर विभेद है, जिन चीज़ों को लेकर के डिस्प्यूट है, उन पर बातचीत करी जा सकती है और बातचीत से ही समाधान ढूंढे जा सकते हैं, शांतिपूर्ण समाधान ढूंढे जाए जिससे कि शांति बनी रहे और विश्व में निरंतर प्रगति होती रहे। ये जितने भी संगठन आप आज देखते हैं, जो चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो और चाहे विश्व स्तर पर हो, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर G20 देख लीजिए, G7 देख लीजिए, आसियान देख लीजिए, सार्क देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, सब क्यों है, ये सब क्या कर रहे हैं कि अपने अपने एरियाज में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एरिया को आर्थिक रूप से ताकतवर और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार से जो वैश्विक स्तर पर जो बनाए गए हैं वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये एक तस्वीर दिखाई है, इसमें पूरे विश्व के जो अर्थ है उस फॉर्म में एक टेबल बनाया गया है और साइड में सबके लिए चेयर्स लगी हुई।
वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वस्तुतः अधिकांश जो झगड़े हैं और जो विभेद है उनका समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है। देखो अब एक्चुअल में होता क्या है, जो चीजें आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है वो लोगों को दिखती भी नहीं है, ठीक है। अब क्या युद्ध तो होता है, झगड़ा हो रहा है, उस देश ने उस देश के इतने सैनिक मार दिए, उसने उसके इतने मार दिए, वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया, वहां कितने लोग मार दिए, वहां कितने लोग मर गए, तो हमारा क्या है बिल्कुल फट देनी जो है ध्यान चला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध था तो बड़ा रशिया यूक्रेन ने ऐसा कर दिया, यूक्रेन ने वो करा, उनके मध्यस्थता के लिए वो देश पहुंचे हैं, वहां से उनको ऐसा निकाला, ये करा। तो जब युद्ध होता है ना तो युद्ध पे हमारा बड़े जल्दी ध्यान चला जाता है। परंतु क्या होता है विश्व में काफी बार ऐसा होता है कि जो मनमुटाव या जो झगड़े या जो विभेद होते हैं उनको बिना युद्ध के ही सॉल्व कर लिया जाता है, मतलब बिना युद्ध के ही बातचीत के जरिए ही शांतिपूर्ण समाधान उनका निकाल लिया जाता है। परंतु ऐसे तथ्यों पर, ऐसी चीजों पर हमारा जो ध्यान है वो बड़ा ही कम जाता है, ठीक है। इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अब शांतिपूर्ण, अब शांति के साथ बातचीत हो गई, खत्म हो गया, किसको पता चला? पर युद्ध हुआ वो तो सबको पता चला, तो लोग ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। परंतु ये बात ध्यान देनी है कि ये अच्छी बात है कि बातचीत से ही समाधान निकल जाते हैं, और इन बातचीत में जो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही जिन दो देशों के बीच में मनमुटाव होता है उनके बीच में बिठाकर करके बातचीत करते हैं और शांति की अपील करते हैं दोनों ही देशों से कि भाई शांति बनाए रखें, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आप दो देशों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और ये उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता। राज्य का मतलब क्या है? जैसे कि एक पूरा देश और देश में जो सरकार होती है उसको हम राज्य कहते हैं। अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मतलब क्या है कि राष्ट्रों से मिलकर के संगठन बने, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो किसी राष्ट्र पर अपनी धौंस जमा लेगा, मतलब अपनी धौंस, नहीं 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 तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आज ऐसा नहीं कि आज कोई देश यूएनओ से जुड़ गया तो यूएनओ की हर बात उसको माननी ही पड़ेगी, ऐसी नहीं है, क्योंकि तो राष्ट्रों से मिलकर करके बना है। राष्ट्र अलग हो जाएगा, ठीक है हमें नहीं रहना यूएनओ, हम अलग हो गए, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, ठीक है, दबाव नहीं है। तो क्या कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती है। सदस्य मतलब जितने भी देश हैं वो। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनका निर्माण होता है विभिन्न राज्य ही करते हैं, मतलब जो अलग अलग देश है वही सारे मिलकर के कर रहे हैं, तभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं। मतलब राष्ट्रों से मिलकर करके जो संगठन बने हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये उनके मामलों में के लिए जवाबदेह भी होता है, तो राज्यों को जवाबदेह भी देना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ। ये जो हमने फैसला लिया है या ये हम लोग जो कर रहे हैं वो इस कारण से कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी देश जुड़े हुए हैं अपनी मर्जी से जुड़े हुए हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है ये देशों से मिलाकर करके हुआ है। देश वहां पे संगठन में जुड़ने के बाद उस संगठन के कोई गुलाम नहीं है कि उनको हर बात माननी पड़ेगी। उचित लगती है तो हम मानेंगे और उचित नहीं लगती तो हम नहीं मानेंगे। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। जब राज्यों में इस बात पर सहमति हो जाती है, मतलब देश की सरकारों में इस बात पर सहमति हो जाती है कि भैया इस प्रकार का कोई संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन अस्तित्व में आते हैं, तभी ऐसे संगठन बनते हैं। देखिए आज यूएनओ बना तो यूएनओ में ये था ना कि भाई हाँ देखिए हमने इतने विश्व युद्ध हुए हैं, उन विश्व युद्धों से इतना नुकसान, इतनी हानि पूरे विश्व को हुई है, तो अब उस हानि को दूर करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक नया संगठन बनना चाहिए। बोला हाँ हाँ बनना चाहिए। जब देशों ने, ज्यादातर देशों ने हाँ करा तभी तो बोला हाँ ठीक है संगठन बनना चाहिए, तभी उन्होंने क्या कर लिया, एक संगठन बना लिया। मतलब राज्यों ने, मतलब देशों ने चाहा है, ठीक है, तभी तो संगठन बने हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। जब एक बार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हो जाता है, वो बन जाते हैं, तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में, मतलब जो भी समस्या इनके सदस्य देशों के साथ है, मतलब जो देश इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ समस्या है, तो उनके शांतिपूर्ण समाधान में ये देशों के क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। देखिए अब सबसे पहला तो क्या है, युद्ध में और शांति में सहयोग करना है, ठीक है। तो युद्ध और शांति में किस प्रकार से सहयोग करना है वो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की धौंस नहीं चलती अपने सदस्यों पर, ये सदस्यों से मिलकर कर ही ये सारे संगठन बनते हैं। और अगर सभी सदस्य, सभी राज्य अगर रेडी हैं उस काम को करने के लिए, तो ही संयुक्त राष्ट्र संघ या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे कामों को लागू करते हैं। परंतु अब दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों
होती है। क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम साथ मिलकर के ही करना होता है। मतलब कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिनको हमें मिलकर करके ही खत्म करना होगा, मिलकर करके ही उनका सामना करना होगा। तो राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर के ही करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जहां पर राष्ट्रों को मिलकर करके योगदान देना पड़ेगा, राष्ट्रों को मिलकर के काम करना होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आतंकवाद, आतंकवाद टेररिज्म। तो अब टेररिज्म जो है वो पूरे विश्व के लिए ही खतरा है, तो सबको मिलकर के ही उस पर एक्शन लेना होगा। इसके अलावा पर्यावरण समस्याएं, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स, जैसे आप लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमारी वैश्विक उष्णता है, मतलब जो पृथ्वी का गर्म होना है, ठीक है, ओजोन में छेद होना है, तो इन सब के लिए समय समय पर क्या हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, सारे देश एक साथ बैठे हैं और सभी देशों ने बैठ कर करके इन चीज़ों को ठीक करने के लिए काम करा। तो वहाँ पर एक देश काम करे वो काफ़ी नहीं है, सबको मिलकर करके, सबको पूरे पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, काम करने के लिए सबको साथ आना बड़ा ज़रूरी है। तो आतंकवाद हो गया, पर्यावरणीय समस्या हो गई। इसके अलावा कुछ जैसे बीमारी हैं, ठीक है, वो बीमारियां भी इसी प्रकार से, जैसे कि आपने कोरोना के समय में देखा तो सभी को एक साथ मिलकर करके लड़ने की आवश्यकता थी। पूरे विश्व में यही बात हुई कि सभी लोग जो हैं वो घरों में रहे। वैक्सीनों में मदद भारत सरकार ने सभी की करी, पूरे अलग अलग विश्व से जो भी इन्होंने वैक्सीन मांगी भारत सरकार ने वहाँ तक पहुँचाई। तो साथ मिलकर के काम करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। तो कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि सब मिलकर के काम करेंगे तभी काम होगा। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। देखिए, अब इसकी एक मिसाल तो क्या है, बीमारी है, ठीक है। अब बीमारी में क्या है कि जैसे मान लो कि आज भारत है, भारत ने अपने सभी लोगों का ट्रीटमेंट कर लिया, परंतु जो बाकी लोग पूरे विश्व में बीमार है वो यहाँ आएंगे जाएंगे तो फिर वापस बीमारी फैला देंगे। तो इसलिए जरूरी क्या है कि पूरे विश्व में उस बीमारी को खत्म करा जाए, उस बीमारी का इलाज किया जाए। तो यही कहा गया है कि कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगा दे या क्या कर दे, वैक्सीनाइज कर दे, मतलब उनको टीकाकरण करवा दे। जैसे आप लोगों ने कोरोना के समय में लगवाया होगा, 2 डोज लगी थी, ठीक है, कि पहली डोज लगी, फिर वापस 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगी, तो वो टीका लगाने गए होंगे आप लोग। हम ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी तापवृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, वो वार्म होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। ये गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाता है, ठीक है, जो ऐसी गैसेज हैं ये हैं। और ये गैसेज क्यों हो रही है? अब कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है, जो जितनी मानव प्रजाति है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उसको सोखने का, उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं। परंतु हम लोगों ने क्या करा, पेड़ पौधों को काट दिया, हटा दिया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले हैं वो तो हटते गए, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वातावरण में जा रही है, तो वो क्या है, हार्म कर रही है। इसके अलावा हम घरों में फ्रिज का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी भी, ये भी ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में बड़ी कारण है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण बनते हैं। तो अब यहाँ पर भी सबको मिलकर करके काम करना होगा। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले जो गैसेज हैं, उद्योगों से होने वाला जो प्रदूषण है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो सब पूरे विश्व मिलकर के करेगा तभी तो काम होगा ना। ये से एक तस्वीर दिखाई है, एक ही बिल्कुल ग्रीन एरिया है और एक ही बिल्कुल देखिए बंजर इलाका है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, वो डूब जाएंगे। अब क्या होगा कि समुद्र का जो इलाका वो बढ़ता जाएगा, फिर उससे बाढ़ आएंगी और बाढ़ से पूरे जो इलाके हैं वो डूबना ही शुरू हो जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है, तब भी अंततः सभी प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक तापवृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना
जरूरी है। अब देखिए, हर देश अपने अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के समाधान ढूंढ सकता है कि हमें ऐसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, हमें ऐसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, परंतु मुख्यतः तो यह है कि जो वैश्विक तापवृद्धि है उसको खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए क्या है कि जो औद्योगिक देश है उनका सहयोग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पे ज्यादा उद्योग है और उन ज्यादा उद्योगों से ही ज्यादा ऐसी गैसों का उत्सर्जन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं और जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी नुकसानदायक है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए, सहयोग की जरूरत को पहचानना, कि हम ये तो पहचान जाते हैं कि हाँ भाई सहयोग की जरूरत है, सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और दूसरा है मदद करना या सहयोग करना। तो एक तरफ तो पहचान तो रहे हैं, इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि सहयोग करना चाहिए, ठीक है, परंतु ये हम सहयोग करते नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी औद्योगिक देश है इस बात को मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन जितनी भी वैश्विक समस्या है इनके लिए सहयोग करना बड़ा जरूरी है, परंतु वो सहयोग करते नहीं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो और इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। तो देश सहयोग करने की जरूरत को तो पहचान लेते हैं, परंतु इस सहयोग को कैसे किया जाए, उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती कि हाँ भैया बिल्कुल सहमत हो। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्योचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। देखिए, जब भी ऐसी बातें आती है जहाँ पर सबको एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे कि अब जो इतना लागत होगी, मतलब इन चीज़ों को कम करने के लिए जो खर्चा आएगा या जो हमें त्याग करना पड़ेगा वो कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा, इनका जो लाभ मिलेगा उसको कौन ज़्यादा फायदा कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, सब कुछ मोल तोल भी हो जाए तो इसके बाद कोई मुकरे नहीं, मतलब कभी कोई इस बातों से इग्नोर ना करे, और समझौता होने के बाद जो ये बातें हैं इन पर सब खड़े रहे, मतलब कोई दगा ना करे, बेईमानी ना करे। ऐसी बातों को लेकर के सभी देशों में आसानी से सहमति नहीं बनती है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में भी मदद कर सकता है। तो जो तीसरा काम क्या है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कर सकता है कि सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है, मतलब सभी देशों को कह सकता है कि भाई ये उपाय हम अपन ने तैयार करे हैं मिलजुल करके, और सभी को इन पर काम करना है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा नियोजित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, नियमों और नौकरशाही के लिए एक रूपरेखा दे देते हैं, एक थोड़ा सा ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, जिससे सभी सदस्यों में यह विश्वास हो जाता है कि भाई जो ये नियम तैयार करे गए हैं वो सब मानेंगे और इसका सबको ही फायदा होगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। देखिए, अब शीत युद्ध के बाद इसके थोड़ा सा रोल अलग हो जाता है। रोल अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और उसकी जो टीम है वो जीत गई थी। अब वो जीत गई तो ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही थी कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छा और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। तो अब शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका इतना ताकतवर बन चुका है, उसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ मानी जा चुकी है, तो पूरे विश्व को ये चिंता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और उसके जो साथी देश है उनकी ताकत पर अंकुश लगा पाएगा, क्या कंट्रोल कर पाएगा, या सिर्फ और सिर्फ जो सब कुछ चलेगा वो अमेरिका और उसके साथी देशों के अनुसार ही चलेगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। तो क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है, ठीक है, क्या उन पर किसी प्रकार का अंकुश लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, या क्या ये अमेरिका के दबाव में काम करेंगे? इन सारी बातों के सवाल हम अध्याय के अंत तक पहुंचते पहुंचते खोज ही लेंगे। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं विराम देते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।